हेलो भाई। कैसा है आप लोग? आज हम लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का पहला चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर मिंगरोई को अचानक अपने सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसके सर पे बहुत तेजी से हथौड़े बजा रहा है। नहीं, ये एक शार्प ऑब्जेक्ट की तरह है जो उसके सर में छेद कर रहा है। जो दर्द की वजह से नींद से उठकर बैठ जाता है, पर वो हाथ पैर नहीं हिला पाता। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो दिया। ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी नहीं जगा। मैं अब भी सपना देख रहा हूँ। शायद अगले ही पल में ये सोचूं कि मैं जग गया, पर हकीकत में मैं सो रहा हूँ। वो अपना पूरा ध्यान और पूरी ताकत लगाकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अभी तक अपने हीरो यानी कि जो को लगता है कि वो एक सपने में कैद है, लेकिन आगे पता चलता कि ये वो क्या है। और वो अपने थॉट्स को काबू नहीं कर पाता, चाहे वो अपना कितना भी जोर लगा ले। पर उसके थॉट्स उसका ध्यान बटा ही देते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो मीरो की गांड फट चुकी थी, इसीलिए वो अपने थॉट्स काबू नहीं कर पा रहा था। आखिर इतनी रात में मुझे इतना तेज सिर दर्द क्यों हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या ये कैरिबरी हॉमरेज जैसा कुछ हो सकता है? भाई जो कहीं मैं मरने तो नहीं वाला। मुझे अभी जागना होगा। मुझे अभी जागना होगा। सारा दर्द गायब हो गया और अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे भेजे कि चाकू से चीतल कर रहा हो। अभी भी सौ मिनटों को लगता है कि वो सपना देख रहा है, इसलिए वो जागना चाहता है। पर ऐसा नहीं है, ये कुछ और ही है। ऐसा लगता है जैसे अब मैं सो नहीं पाऊंगा। क्या मैं कल काम पे भी जा पाऊंगा? मैं काम के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ये एक ऑथेंटिक हेल्थ है। मैं कल छुट्टी भी ले लूं तभी घंटा किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे उस मैनेजर की तब तक सुनने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। ये आइडिया ज्यादा अच्छा लग रहा है। हे, इससे मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। धीरे धीरे सो में अपने हाथ पैर और शरीर हिलाने की ताकत आ जाती है। वो आखिरकार अपने इस रेवरी से आजाद हो गया। रेवरी मतलब अपने ही थॉट्स में या सपना का गुम हो जाना। और वहीं पर फैंटेसी वही ऐसा ही कुछ। सबसे पहले उसे सब कुछ लाल लाल दिखने था। उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा ब्लर ब्लर दिखने लगा। अब आखिरकार वो सब कुछ साफ साफ देख पाए। और उसे अपने सामने पहली चीज जो दिखती है वो है एक स्टडी डेस्क, जिस पर एक ओपन नोटबुक पड़ी हुई थी। और टाइटल है स्ट्रेंज कैचिंग ली, जो कि आगे स्ट्रेंज डीप ब्लैक लेटरिंग में लिखी हुई है। उस बुक के लेफ्ट साइड में 8 बुक्स रखी हुई थी और राइट साइड में ग्रे कलर के पाइप्स रखे हुए थे, जो कि एक वॉल लैंप से कनेक्टेड। लैंप के बगल में एक ब्लैक कलर की इंक बोतल रखी हुई थी। इंक बोतल के सामने और नोटबुक के राइट साइड में एक डार्क कलर की पेन थी। उस पेन की टिप मूनलाइट की वजह से हल्की हल्की चमक रही थी और उसकी कैप ब्रास रिवॉल्वर के पास रखी हुई थी। गन को देखते ही जो की फट के चार हो गई, क्योंकि जो चीज़ उसके सामने पड़ी हुई थी वो उसके लिए बिल्कुल नई थी। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि ये तो उसका कमरा भी नहीं है। ये सब देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। तभी उसका ध्यान डेस्क, इंक बोतल, नोटबुक और रिवॉल्वर पे जाता है, जिन पे लाल रंग का कुछ लगा हुआ था, जो कि विंडो की आती रोशनी की वजह से चमक रहा था। और धीरे धीरे उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा था। तभी उसकी नज़र पर्दे के पीछे एक लाल कलर की चीज़ पे जाती है, जो कि ग्लो कर रहा था। ये सब देखकर जो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है और अपने आसपास देखता है। वो रूम भी काफ़ी छोटी थी। हर एक दीवार पे एक दरवाज़ा था। एक लकड़ी का बेड था। बेड और लेफ्ट साइड के डोर के बीच में एक कबर्ड था। कबर्ड के दरवाजे डबल डोर थे और उसके नीचे 5 ड्रॉर्स थे। कबर्ड के साइड में वही सेम ग्रे कलर के पाइप वॉल पे टंगे हुए थे, जो कि एक अजीब से मैकेनिकल डिवाइस से कनेक्टेड थे, जिसके गियर्स एंड बेरिंग्स साफ साफ दिख रहे थे। रूम के एक कॉर्नर में किचन में यूज होने वाला सारा का सारा सामान। राइट साइड के दरवाजे के पास एक ड्रेसिंग मिरर था, जिस पे 2 क्रैक्स आ रखे थे। मिरर के रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं ब्लैक हेयर्स, ब्राउन आइज, एक लीनियर शर्ट, एवरेज लुक्स और डीप आउटलाइंस।
एंशियंट यूरोपियन स्टाइल की रिवॉल्वर और एक लाल रंग का चांद, ये सब देखकर जो को लगता है कि कहीं वो दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया। जो बचपन से ही फेबल्स पल के बड़ा हुआ है, ऐसे सीन्स अक्सर वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में इमेजिन किया करता था। जब वो खुद को ऐसी सिचुएशन में पाता है तब वो विश्वास नहीं कर पाता कि ऐसा सच में हो रहा है। शायद इसे ही लव ऑफ फैंटेसी कहते हैं। एक झटके में जो मिंगल ने इस विविधता को आपदा में बदलने के चक्कर में खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। वो तो भला हो उसके हेडेक और उसके क्लियर विचारों का, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ समझ पाया, वरना ये तो यही समझता कि ये सब कुछ एक सपना है। खुद को समझा के और लंबी लंबी सांसें लेके वो बड़ी मुश्किल से खुद को शांत कर पाता है। जैसे जैसे वो खुद को शांत करता है, उसके दिमाग में उसकी यादें नदी की तरह बहना शुरू कर देती है। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट, लोवन किंगडम, अवा कंट्री, सिटी ऑफ टिंगेन का एक सिटीजन है। ये खोई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है। इसके पिता इंपीरियल आर्मी के एक सर्जेंट हुआ करते थे, जिन्होंने साउदर्न कॉन्टिनेंट के साथ हो रहे कॉलोनियल कन्फ्लिक्ट के हादसे में अपनी जान गंवा दी। गवर्नमेंट अलायंस ने क्लेन को मौका दिया एक प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल में पढ़ने का, जो कि आगे चलकर उसकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन की फाउंडेशन भी बनी। उसकी माँ एवरनेट गॉडेस की एक भक्त थी, पर जिस साल क्लेन ने अपनी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था, जिस साल वो भी चल बसी। मतलब अब इसकी माँ और पिता, इसके पास दोनों ही नहीं है। उसका बड़ा भाई और छोटी बहन एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में एक साथ रहा करते थे। उनका परिवार पैसे वाला बिल्कुल भी नहीं था और उनके परिवार का फाइनेंशियल सपोर्ट केवल उसका बड़ा भाई ही था, जो कि एक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी में क्लर्क की जॉब करता था। एज अ हिस्ट्री ग्रेजुएट, क्लेन ने फेजक लैंग्वेज में नॉलेज लेना शुरू कर दिया, जो कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की सारी भाषाओं की ओरिजिन है और हार्म्स भाषा की भी। हार्म्स लैंग्वेज जो मिंगल का सर घूमने लगा। उसने अपना सर पकड़ लिया और जैसे ही उसने अपनी आंखें टेबल पे पड़े उस नोटबुक की तरफ घुमाई तो उसने कुछ नोटिस किया। जो टेक्स्ट उस येलो पेपर पे अजीब तरह से लिखा हुआ था, वो किसी जानी पहचानी टेक्स्ट में बदलना शुरू हो गया। वो एक रीडेबल टेक्स्ट हार्म्स लैंग्वेज टेक्स्ट में बदल गया था और उस पर डार्क इंक से लिखा हुआ था, सब मरेंगे मुझे मिला के। ये पढ़ के जो मिंगल की बहुत गंदी वाली फट जाती है और वो ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है, पर वो टेबल को एन वक्त पर पकड़ लेता है और गिरने से बच जाता है। इतनी ज़्यादा फट जाती है कि उसके बड़े भाई ने जो उसे भूतों की कहानियाँ सुनाई थी, उसे वो याद आने लग जाती है। तो मिंगल अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और उस बुक से अपना ध्यान हटाता है। इस बार उसका ध्यान उस रिवॉल्वर पर जाता है, पर उसके मन में एक सवाल आता है। क्लेन फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से वो रिवॉल्वर परचेज भी नहीं कर सकते, तो उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? ये सब सोचते हुए उसे टेबल के साइड पे एक रेडिएंट प्रिंट मिलता है, जिसका रंग मूनलाइट से भी ज़्यादा डीप और काफ़ी ज़्यादा गहरा था। जब वो ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि वो एक खून से सना हाथ था। खून। जो मिंगल सबकॉन्शियसली जिस हाथ से उसने टेबल को पकड़ा था, उसका राइट हैंड, वो उसे पलट कर देखता है और उसे दिखता है कि उसका पाम एंड फिंगर्स खून से लथपथ है। उसी वक्त उसका सर दर्द से फटने लगता है और वो थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, पर फिर भी वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। क्या मैंने अपना सर कहीं मार दिया? जो क्रैक ड्रेसिंग मिरर की तरफ जाते वक्त ये गेस करता है। कुछ और कदम चलने के बाद एक आदमी उसके सामने आ जाता है। काले बाल, ब्राउन आइज एंड मीडियम बिल्ड बॉडी। यह आदमी दिखने से एक स्कॉलर लग रहा था। क्या ये मैं हूँ, क्लेन मोरेट्टी? सो एक पल के लिए शॉक हो जाता है, पर रात की वजह से और कम लाइट होने की वजह से वो कुछ देख नहीं पाता, इसलिए वो आगे बढ़ता है तब तक जब तक वो उस मिरर के बिल्कुल नज़दीक नहीं आ जाता। मून लाइट की लाइट का यूज़ करके जब वो अपना सिर देखने लगता है, मिरर में एक क्लियर रिफ्लेक्शन आता है। उसके माथे पर जलने का घाव के निशान थे।
खून के दाग उसके घाव के आसपास थे और ग्रेश व्हाइट कलर का जूस उसके सर से निकल रहा था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और ये वीडियो भी। बाय बाय।